मैं जब बोल ज्वाइन कर रहा था उससे पहले मुझे बता दिया गया था कि ये टीवी चैनल चलना नहीं है। बोल फैमिली ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा मुझे बहुत सपोर्ट किया बोल। जब मैं यहाँ पे नहीं था तब भी बहुत सपोर्ट किया। तो अब हमें ज्यादा बोझ उठाना पड़ेगा, बोल को और हिम्मत दिखानी पड़ेगी और बोल की हिम्मत आप सबको बंधानी पड़ेगी। एक हफ्ते का मजीद टाइम, मेडिकल रीजन तो चले आप देंगे, और कौन सा रीजन है इसके अलावा कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि एक हफ्ता और इंतजार किया जाए? हम सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं शफाफ, साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। हम इदारे आज़ाद हो, मुल्क में मेरिट का निज़ाम चले, कोई कानून से बालातर न हो। कि अभी 26 तारीख तक इंतजार करो, देखो क्या हो रहा है, तब निकलते हैं। अच्छा डिसीजन लिया गया है और एक स्टेट्समैन की जो सोच होनी चाहिए उसके मुताबिक लिया गया है। अगर कुछ होश के नाखून लिए जाएं हुकूमत की तरफ से भी और दीगर इदारों की तरफ से भी, तो ये सारे मामला तय करवा देने चाहिए। अभी नवाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश जो है वो बज़ाहिर अब पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, और इमरान खान साहब का जो एक खदशा है उससे भी अब काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है कि वो खदशा भी दुरुस्त साबित नहीं हो रहा। हमारे लिए सबसे पहले, पॉलिटिक्स से पहले हमारे लिए अपना मुल्क है, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। हमारे बच्चे हैं, हमारी फ्यूचर है, हमने जिंदगी यहाँ गुजारना है। हमने कोई सिर्फ अपनी सियासत के लिए हर चीज को दाव पे नहीं लगाना है। पहले यानी पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को डराने के लिए ये खबर फैलाई गई कि इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में टॉर्चर कर दिया गया है। इस वक्त सारा मुल्क की अफवाहों के उस पर चल रहा है, कभी कहीं कुछ अफवाह आती है, कभी कोई अफवाह आती है। अदारों को और अवाम को दूर करने के लिए ऐसी मतलब चीजें जो है वो सामने लाई जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बोल न्यूज़ देखते रहेंगे, क्योंकि बोल न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा दबाव है। दबाव उन लोगों का है जिन्होंने अब तक जो चाहा वो किया, जिन्होंने जिसको चाहा उसको गिरफ्तार किया, जिन्होंने जिसको चाहा उसके कपड़े उतारे, जिन्होंने जिसको चाहा उस पर तशद्दुद किया, जिन्होंने जिसको चाहा उसकी आवाज़ को बंद किया, जिन्होंने जिस चैनल को चाहा उसको बंद कर दिया, जिन्होंने जिस अखबार को चाहा उसको गायब कर दिया। वो बहुत ताकतवर लोग हैं, उनको अपनी ताकत पे बड़ा जोम भी है। खबरें आती रहती हैं कि वो थप्पड़ छप्पड़ भी मारते हैं, खबरें आती रहती हैं कि वो टॉर्चर भी करते हैं, लोगों को रुस्वा भी करते हैं और लोगों को बेइज्जत करने की कोशिश भी करते हैं, लोगों का नुकसान भी करते हैं, लोगों को पाकिस्तान से भागने पर मजबूर भी करते हैं, लोगों के ऊपर FIR भी करवा देते हैं और फिर लोगों को इंसाफ भी नहीं लेने देते। बाद में अगर आप ये कहें कि मुझे FIR दर्ज करवानी है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे गोलियां लगी हैं, तो फिर वो FIR भी नहीं होने देते। इतने ताकतवर लोग हैं। अब बोल को बंद करवाना है उनको। मैं जब बोल ज्वाइन कर रहा था उससे पहले मुझे बता दिया गया था कि ये टीवी चैनल चलना नहीं है, तो इसको ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं, इस पर मत जाओ। लेकिन बोल ने उस वक्त बहुत हिम्मत दिखाई। मैंने बोल न्यूज़ वालों को कहा कि आपके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप जो कहना चाहते हैं ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप यहाँ आकर कह सकते हैं, हम प्रोफेशनली आपको डील करेंगे। हम ये चाहेंगे कि आप ऐसी कोई बात ना करें जो मेरे मुल्क के खिलाफ हो, मेरी रियासत के खिलाफ हो, या आप कोई ऐसी बात ना करें जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान हो। अदरवाइज आपकी अपनी पॉलिसी है, आप अपनी ओपिनियन रखते हैं, आपको अपनी ओपिनियन देने का हक है। हम बोल का प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करते हैं, आप यहाँ जैसे दिल करे दिल कर बोलें। और मैंने ये महसूस किया बोल फैमिली ज्वाइन करने के बाद। मैंने देखा मुझे बहुत सपोर्ट किया बोल ने। जब मैं यहाँ पे नहीं था तब भी बहुत सपोर्ट किया था, और मुझे लगा कि इतना आसान नहीं रहेगा कि बोल बात करता रहे, और अब वो वक्त आ गया है। अब किसी भी वक्त बोल का गला घूंट दिया जाएगा, किसी भी वक्त इसकी आवाज़ को खामोश कर दिया जाएगा। लेकिन ये फैसला आपने करना है कि क्या वो आवाज़ देर तक खामोश रखी जा सकेगी, क्या उसको गला घूंट कर मारा जा सकेगा। अगर आप सब साथ खड़े होंगे देखने वाले, तो फिर बोल का गला नहीं घूंटा जा सकेगा। बोल ने बाकायदा एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उसने बताया कि किन किन चीजों पर बोल ने प्रेशर को बर्दाश्त किया। शदीद दबाव था ARY के ऊपर, बोल के ऊपर। ARY का आपने देखा, उनको अपने 2 लोगों को निकालना पड़ गया, बोल ने इनकार कर दिया, बोलता नहीं निकालेंगे। ARY के पास अब एक शहीद है, हम सबके पास एक शहीद है, अरशद शरीफ। वो जो कहना चाहते थे वही हम कहना चाहते हैं। वो अब नहीं रहे, उनके हिस्से की बात भी हमें करनी पड़ेगी, तो हम तो बात करते रहेंगे। शायद कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में ना कर रहा होता, लेकिन जब मैं अरशद शरीफ को अपने दिमाग में लेकर आता हूं तो मेरे मुंह से वो अल्फाज इसलिए निकलते हैं
कि ये उनके अल्फाज हैं और वो ये बातें कर चुके हैं, तो अब हमें ज़्यादा बोझ उठाना पड़ेगा, बोल को और हिम्मत दिखानी पड़ेगी और बोल की हिम्मत आप सबको बंधानी पड़ेगी। बहरहाल जब तक बोल बोल सकता है और जब तक बोल में सकत बाकी है तब तक हम इस पे बोलते रहेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बल्कि इसका आगाज करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं दोनों का तारुफ आपसे करवा देता हूं। असद कैसर साहब हैं, स्पीकर कौमी असम्बली साबिक। इसके अलावा इजाजुल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के आप भी मोहताज नहीं है। इजाजुल हक साहब का पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, पाकिस्तान की अफवाज के बारे में एक लंबा तजर्बा है। इनके वालिद पाकिस्तान के सदर भी रहे हैं, जनरल ज़ियाउल हक साहब। तो उस हवाले से इजाजुल हक साहब बहुत कुछ ऐसा जानते हैं या ऐसी चीज़ों के बारे में इनकी अंडरस्टैंडिंग है जो आम आदमी की नहीं होती। असद कैसर साहब जो हैं वो भी पावर कॉरिडोर से आए हैं और आज इनकी जमात ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। इमरान खान साहब से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो 1-2-3 दिन के अंदर वो आ जाएंगे रावलपिंडी फिर इस्लामाबाद, लेकिन अब उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है। ये 1 हफ्ते का टाइम क्यों दिया गया है, इसमें सारे सवालात हैं और क्या इसी में जवाबात हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उम्मीद बांधी हुई थी कि कुछ टेंशन क्रिएट हो जाए पाकिस्तान में, लेकिन वो उम्मीदें दम तोड़ती चली जा रही हैं। वजह यह है कि इमरान खान साहब कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा मौका फराहम नहीं करना देना चाहते जिससे पाकिस्तान में टेंशन क्रिएट हो जाए। तो असद कैसर साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि 1 हफ्ते का मजीद टाइम, मेडिकल रीजन तो चलें आप देंगे, और कौन सा रीजन है इसके अलावा कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि 1 हफ्ता और इंतजार किया जाए और 26 तारीख को सब लोग आए, जबकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट तैनाती का फैसला पाकिस्तान में हो रहा है। सबसे पहले इमरान खान, मैं तो आपको बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरी कोशिश थी कि आपके साथ मैं राबिता करूँ और आपने जिस तरह जुर्रत के साथ और बदरी से इस अपनी आवाज़ को उठाया और एक जो इस वक्त जो मुल्क में तमाम ऐसी कुव्वतें हैं जो चाहते हैं कि हक की आवाज़ को दबाएं, इसमें आप भी वो एक अहम शख्सियत है कि जिसने बहुत भरपूर तरीके से अपनी आवाज़ को जो है ना आवाज़ दी और आप इस कौम की आवाज़ बने। तो मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, दबाव के बावजूद, सख्ती के बावजूद, प्रेशर के बावजूद, और मैं समझता हूँ कि तारीख़ में आपका एक बड़ा हिस्सा है। सबसे पहले बात तो ये है कि देखिए, हमने ये भी देखना है, जिस तरह आपने इशारा भी कहा कि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते, कोई सिचुएशन जो है ना कोई डिफरेंट तरीके से चले जाए। और एक तो हमने कैटेगरिकली ये वाज़ेह कर दिया है कि अभी हमें किसी में इंटरेस्ट नहीं है। जो भी आर्मी का जर्नल आता है एक प्रोसीजर के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक आता है, हमें किसी के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। ये इदारे के अपना इंटरनल मामला है या जो इसका प्रोसीजर है, जिसका कानून है, जो रूल्स है, उसके मुताबिक हो जाए। तो हम कोई ऐसा इंप्रेशन जो दिया जा रहा था कि हम ख़ास एक जर्नल में इंटरेस्टेड हैं, किसी के ख़िलाफ़ है, तो इसका हमने कैटेगरिकली जो है ना मैसेज दे दिया है। हम इस जंग में नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ चाहते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, पूरे इंतखाबात चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है ना का बिल्कुल जाम हो गया है, मुल्क की इकॉनमी नहीं चल रही है, मुल्क जो है ना क्राइसिस में है, मुल्क की गवर्नेंस बहुत बुरी तरह फैल हो चुकी है और उनके पास कोई फार्मूला, कोई सिस्टम नहीं है। और ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे तो लिहाज से ये अपने दावों में नाकाम हो गए हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि हम अपना जद्दोजहद करें, वो जो जमहूरी जद्दोजहद है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और आइन हमें देता है, उसके अंदर रहते हुए हम करें। दूसरी बात ये कि हम चाह रहे हैं कि हमने काफ़ी मोबिलाइजेशन की। आपको पता है शाह महमूद साहब और असद उमर साहब पंजाब में, मैं और परवेज़ खटक साहब जो है ना हम पूरे KPK में घूम आए हैं। आज हमारा आखिरी जलसा था। अभी हमने मोबिलाइज़ करना है, पूरा अपना अरेंजमेंट करनी है और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा करेंगे और इसको एक तारीख़ बनाएंगे। और बेसिकली ये तो हमने अभी जो जद्दोजहद शुरू की है, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है, जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के लिए हमने वो जद्दोजहद शुरू की है कि तमाम इदारे आज़ाद हो, मुल्क में मेरिट का निज़ाम चले, कोई कानून से बालातर न हो, कानून जो है ना सबके लिए बराबर हो और ऐसा पाकिस्तान जिसमें हर शहरी के हुकूक बराबर हो। ठीक है, इजाजुल हक साहब का ये जो 26 तारीख तक के लिए एक डिले दे देना है, यानी मेडिकल रीज़न तो चलें दी जा सकती है, लेकिन अभी असद कैसर साहब ने भी कहा कि नहीं चाहते कि कोई सिचुएशन जो है वो इस किसी और सिमत में जाए।
जहां खुदा न खास्ता जा भी सकती है। तो इजाज़त साहब, अब इसको आपको पॉलिटिकली कैसा डिसीजन कहेंगे कि अभी 26 तारीख तक इंतज़ार करो, देखो क्या हो रहा है, तब निकलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया है और एक स्टेट्समैन की जो सोच होनी चाहिए उसके मुताबिक लिया गया है। क्योंकि देखें, इस वक्त मेरे अपने कुछ इल्म में कह लें, कुछ वैसे कि कुछ राब्ते भी हो रहे हैं कि कोई मसले का हल निकाला जाए। और इन्हीं दिनों में मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद थी इन्हीं दिनों में जो है वो मामलात तय करके देखा जाएगा कि मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। असद कैसर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ बताया कि मुल्क के माशी हालात किस तरफ जा रहे हैं। और मैं प्रैक्टिकली इसलिए जानता हूँ कि मेरा सारा बैकग्राउंड ही फाइनेंशियल रहा है। मैं बैंकर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, और मेरे राब्ते भी जो है वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो लोग हैं उनके साथ, या बिजनेसमैन जो हैं उनके साथ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, आप यकीन करें कि अगर किसी को वो समझ नहीं आ रहे तो मेरे ख्याल में कोई कहते हैं ना, किसकी जन्नत में रह रहा है वो उसकी जन्नत में रह रहा है। तो एक ही हल है इसका। देखें, अगर इसको गौर से देखा जाए, आप कितना इख्तलाफ कर लें इमरान खान के साथ, आप कितना इख्तलाफ कर लें पीटीआई के साथ, और जो मर्जी मामलात हो जाएं, लेकिन एक बात तय है कि स्वाय इलेक्शंस के पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि जितना जल्दी फैसला कर लिया जाए वो बेहतर है दोनों तरफ से। मैं इमरान खान साहब से भी हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी सी आप भी लचक दिखानी होगी आपको। देखिए, मैं माजी का एक दो किस्से सुनाता हूँ। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो ये इंसान 26 तारीख तक डिले है, इसको आप एक लचक के तौर पे नहीं देख रहे कि भाई मैं 26 तक आ नहीं रहा, ठीक है डिसाइड कीजिए? मेरा ख्याल है कि इन्हीं दिनों में डिसाइड होगा। मेरा ख्याल था कि अब ये जो 19, 20, 21 तारीख तक तय हो जाएगा, और फिर MBS का जो ट्रिप था मेरा ख्याल था कि उससे पहले तय हो जाएगा। लेकिन अब 26 तारीख जो दी है, ये बड़े अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख है। देखें, इसमें सारे फैसले, जो बड़े फैसले हैं वो होने को जा रहे हैं, और बहुत सी बातें जो हैं वो अफवाहें बाहर आ रही हैं कि ये हो गया, फलां का ये है, फलां का ये। एक बात मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बताता हूँ कि फ़र्क इमरान खान में और PDM में क्या। PDM को छोड़े, PMLN में क्या है। PMLN ने हमेशा आर्मी चीफ लगाने से पहले, ये बात करनी नहीं चाहिए लेकिन मैं, क्योंकि इतना बहस इस पर शुरू हो गई है, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि हम किसी ना किसी तरीके से ऐसा शख्स लगाएं जो कि हमारा बिल्कुल एक समझ लें कि IG बन के सामने आए। उसके लिए उन्होंने शजरा नसब निकलवाए, उनकी ज़ातें निकलवाई, उनसे गुफ्तगू की, उनकी मुलाकातें करवाई, यहाँ तक कि मेरे इल्म में है कि रायबंद तक ले जाया गया और वहाँ जाकर भी बातचीत की गई। अब आप मुझसे नाम ना पूछना कि कौन था और कौन नहीं था। इमरान खान का मुझे फ़र्क ये लगा है कि इमरान खान स्वाय जनरल फैज़ के और DG ISI के और उस वक्त जो DGC थे, उसके अलावा उनके साथ ना कोई राब्ता है, ना उनका कोई इंटरेस्ट है। ये मेरे अपने उसमें आया है। वो ये देख रहे हैं कि जो भी लगे वो इंस्टीट्यूशन की बेहतरी के लिए लगे, जो भी लगे वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लगे। और इसके लिए उन्होंने मेरा ख्याल ये जो 26 तारीख तक दी है, अगर कुछ होश के नाखून लिए जाएं हुकूमत की तरफ से भी और दीगर अदारों की तरफ से भी, तो ये सारे मामला तय करवा देने चाहिए अभी, और एक अच्छे माहौल में ये सारे मामला जो है वो तय कर लेने चाहिए। और इतना लंबी चौड़ी तो डिमांड ही नहीं है। एक इलेक्शंस की डेट है, वो आपने देनी है। वो 3 महीने 6 महीने पीछे हो जाएगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, ना ही 3-6 महीने में मौजूदा हुकूमत जो कि मैं समझता हूँ कि इररेलेवेंट है इस वक्त। स्वाय हुकूमत के हर चीज़ रेलेवेंट है। हुकूमत इस वक्त इररेलेवेंट है, चाहे वो हमारी इकॉनमी हो, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी हो, चाहे वो हमारे दीगर इंटरनेशनल मामलात हो, चाहे वो हमारी फॉरेन पॉलिसी हो। इस वक्त हुकूमत टोटली इररेलेवेंट होकर रह गई। जो फैसले अपने ना कर सकें, जिनको फैसलों के लिए लंदन जाना पड़े और वहाँ पे फिर रुकना पड़े, और फिर वो इल्ज़ामात इनके ऊपर लग गए अब बाहर की अदालतों में भी, कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई थोड़ा सा भी अपना वकार होता, इज्जत होती, तो वो कहते मैं अपनी इस्तीफ़ा देता हूँ अपने ओहदे से, और मेरा जो है ये मामला देखें, अगर मैंने कोई गलती की है, जो कि कहते रहे वो कि अगर मैंने कोई गलती की है तो उसको फिर आप मुझे कभी भी मैं हुकूमत नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें अगर इनको जितनी जल्दी सेटल कर लिया जाएगा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो 80% इस वक्त डिफॉल्ट में पहुँच चुका है, उसको निकालने के लिए
ये सिर्फ आपका और मेरा काम नहीं है, इसका तमाम स्टेक होल्डर्स का ये काम है, और जिसमें मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट भी है, जुडिशरी भी है, ये दोनों का बहुत अहम किरदार है। तो हम बैठकर अगर तमाशाई बन के देखते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि दुश्मन कामयाब हो जाएगा और हम नाकाम हो जाएंगे। अच्छा असद कैसर साहब, इसमें जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है और जो खबरें अब आ रही हैं वो उनमें मैं अगर आपको, क्योंकि बोल टीवी पे बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे ज़रा हम और खुल के बात कर लेते हैं, लेकिन बोल टीवी पे थोड़ा सा मैं दबे लफ्ज़ों में कहूँ कि नवाज शरीफ साहब की एक ख्वाहिश जो है वो बज़ाहिर अब पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, और इमरान खान साहब का जो एक खदशा है उससे भी अब काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है कि वो खदशा भी दुरुस्त साबित नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन फौरी कितनी जल्दी, कब तक, अगर आप इस पर थोड़ा सा एनालिसिस अपना कर सकें कि पीटीआई कब तक इलेक्शन चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान इज गोइंग टू डिफॉल्ट, खुदा ना खास्ता लोग ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए हमने तो आपको पता है कि हमने डॉक्टर रवि साहब को जो है ना असाइनमेंट दी है वो उसमें लगी हुई हैं, और हम उससे पूछते रहते हैं, और कुछ हमारे प्राइवेट चैनल में भी आगे पीछे आपस में बात हो जाती है। हमने उसको काफ़ी हद तक जो है ना लचक दिखाई। हमने कहा कि सबसे पहले जो हमारा एक मुतालिबा है फौरी इलेक्शन, और फौरी इलेक्शन हम इसलिए चाहते हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा, मुल्क जो है ना डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मुल्क की इकॉनमी बहुत बुरी तरह जो है ना मिस हैंडल हो रही है, मतलब मुल्क पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल इस वक्त जो है कैओस है। तो इससे निकल के लिए सिर्फ एक ही हल है कि वो फौरी इलेक्शन हो। और फौरी इलेक्शन हम ये नहीं कहते कि अब हमने तो कभी मुतालिबा नहीं किया कि आप हमें हुकूमत दें, हम कहते हैं कि आप अवाम से मैंडेट लें। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमने उसको कहा कि देखिए हम आपके साथ, अगर आप समझते हैं कि फौरी इलेक्शन के अलावा और भी एजेंडा में चीज़ें हैं, यानी आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, बिल्कुल हम इस पर भी बात कर सकते हैं। आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी उस पर भी हम बात कर सकते हैं, दीगर इशू को भी हम बात करना चाहते हैं ताकि एक कौमी कंसेंसस बनाई जाए और उस मुल्क को एक क्राइसिस से निकाला जाए। हम समझते हैं कि देखिए हम, हमारे लिए सबसे पहले, पॉलिटिक्स से पहले हमारे लिए अपना मुल्क है, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे बच्चे हैं, हमारी फ्यूचर है, हमने ज़िंदगी यहाँ गुजारना है। हमने कोई सिर्फ अपनी सियासत के लिए हर किसी चीज़ को दाव पे नहीं लगाना है। इसलिए हमने इनके साथ कैटेगरिकली कहा है कि हम बात करना चाहते हैं इलेक्शन के ऊपर। आप अगर चाहते हैं कि इलेक्शन में कोई लिकूना से कोई रिफॉर्म करनी है, उस पर भी बात हो सकती है। हमने बहुत खुला और टाइम बात में बिल्कुल हमारा यह ख्याल है कि मार्च अप्रैल में जब भी इलेक्शन हो तो मेरे ख्याल में वो जो है ना वो सूटेबल टाइम भी है और एक रीजनेबल गुंजाइश बन सकती है। यानी अगला बजट जो है वो आप लोग चाहते हैं कि नई हुकूमत पेश करे, ये है आपकी ख्वाहिश? बिल्कुल, देखिए नए बजट जो है ना वो तो डेफिनेटली नई हुकूमत को करनी चाहिए। एक तो ये कि असेंबली की 137-135 MNAs बाहर हैं। आपका जो अपोजिशन लीडर है वो एक डमी अपोजिशन लीडर है, वो जब प्राइम मिनिस्टर तकरीर करता है उसके साथ डेस्क बजाता है और उसको कोई समझ भी नहीं है, और उसने सबसे पहले अपनी पार्टी से गद्दारी की है और एक उसकी बुनियाद पे वो अपोजिशन लीडर बना है। मतलब मजाक है, जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। दुनिया में हमारे ऊपर जो है लोग हंसी मजाक कर रहे हैं कि ये किस किस्म की जमहूरियत है, और नए बजट कैसे पेश कर सकते, मॉरल अथॉरिटी की बुनियाद पर ये पेश कर। ज़रूरी ये है कि नया बजट जो है ना नए मैंडेट वाले, जिसके पास आवाम का नया मैंडेट हो, वो बजट पेश करे ताकि वो रियलिस्टिक हो और वो हालात के मुताबिक जो है ना अपनी डिसीजन ले। और चूंकि उनके पास एक मैंडेट होगा, नया मैंडेट होगा, उसके पास जो है ना एक अपना प्लान होगा, तो वो डिसीजन करने में उसको काफ़ी सहूलत होगी। तो हम समझते हैं कि इस हमने अपनी सियासत की नहीं, इस मुल्क की सोचनी है कि हमने इस मुल्क को कैसे इस क्राइसिस से निकाला। ठीक है जी, एक हमें यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। एजाजुल हक साहब, वज़ीर आज़म हाउस में कुछ चपेड़ें पड़ने का वाकया जो है ये अफवाह सोशल मीडिया पे उड़ रही है। आपको याद होगा ऐसी एक खबर जो है वो ISPR ने कहा था कि हम BBC पे केस करेंगे, वो केस भी नहीं हुआ। पहले भी चलाई गई कि इमरान खान के ऊपर भी टॉर्चर किया गया है, हेलीकॉप्टर में कुछ लोग हैं और इस तरह की खबर दी गई। हालांकि उस दिन मैं वहीं पे मौजूद था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब फिर एक झूठी खबर फैलाई गई है, चलाई गई है। ये लोगों को क्या इससे दहशतगर्द करना मतलूब है, यानी उनको दहशत ज़दा करना मतलूब है, सियासतदानों को डराना या उनकी तज़हीक मतलूब है? ये इस तरह की खबर क्यों निकाली और फैलाई जाती है? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब इजाजुल हक साहब, ये क्यों खौफ फैलाया जाता है सियासतदानों में खास तौर पे? पहले यानी पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को डराने के लिए ये खबर फैलाई गई कि इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीर आज़म हाउस में टॉर्चर कर दिया गया है और चंगे भले सहाफ़ियों को ये खबर फीड की गई, आपको अच्छी तरह याद है, और जिन लोगों ने फीड की वो भी हमें आइडिया है, और किस तरीके से इस खबर को प्रमोट किया गया कि कुछ लोगों को दिल को ठंडक पहुँच रही थी और कुछ जो है उनको खौफजदा किया जा रहा था। और फ़ायदा आपको पता है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट को ये होता है कि हम जिसको मर्जी बाजू मरोड़ दें। अब उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब को भी चपेड़े पड़ने की खबर जो है वो इस किस्म की निकाली जा रही है, झूठी खबर फ्रॉड करके। तो ये इजाजुल हक साहब, ये इन खबरों का क्या फ़ायदा? क्या ये हम आगे नहीं होंगे, हम बड़े नहीं होंगे, हम 90 और 80 की दहाई में ही रहेंगे? देखिए, 90 और 80 की दहाई की मैं आपको बात बताऊं, एक छोटा सा जिक्र करूं। देखिए, पूरा मुल्क इस वक्त जो है ना वो अफवाहों के मामलात पे चल रहा है। तो हर की को अपना अपना थोड़ा सा ज़र्फ ना अपना थोड़ी सी अना से बाहर निकलना चाहिए और मुल्क से बालातर अपनी अना को नहीं लेकर जाना चाहिए। इस वक्त सारा मुल्क की अफवाहों के उस पर चल रहा है, कभी कहीं कुछ अफवाह आ जाती है, कभी कोई अफवाह आ जाती है। तो इससे थोड़ा सा जब तक हम तस्दीक ना कर लें, हमें इतना ज़्यादा इसको फैलाना नहीं चाहिए। मैंने खुद भी आज सुबह ही सोशल मीडिया पे ये सारा देखा जिसका आप जिक्र करें, हालांकि 1-2 दिन से ये बात चल रही है। 78-79 की एक आपको छोटी सी बात बता दूं कि किसी ने जलजौलक शहीद उस वक्त नेवी के एक उसका शिप का दौरा कर रहे थे, तो कुछ सहाफ़ियों ने आके वहाँ सवाल किया और सवाल करने के बाद वो चले गए। और अगले दिन जो अखबार में लिखा ना, उसने इतनी बड़ी गाली लिखी, यानी डायरेक्ट मेरे वालिद साहब के नाम पे। और जैसे ही वो गाली, और मैं यहाँ पे उसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ कि क्या इंग्लिश का अखबार था जिसमें लिखा कि ही इज़ सो एंड सो, तो वो आदमी को पकड़ कर लिया है उसी वक्त। यानी इंटेलिजेंस वालों का आपको पता है किस तरह होते हैं, मेरे वालिद साहब के सामने पेश कर दिया, कहते ये आदमी है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसने मेरी ज़ात को क्योंकि गाली दी, अगर ये मुल्क की बात करता तो मैं इसको कभी भी ना छोड़ता, इसलिए मैंने इसको माफ़ किया। दूसरी बात जो बड़ी अहम मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस वक्त जो सारी ये मामलात निकल रहे हैं कि किसी ने इसी तरह से बड़ी कारीगरी के साथ एक वीडियो लेकर आए मेरे वाले के साथ, क्योंकि मैं इन चीज़ों का मतलब शाहिद हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और वो एक नाजीबा उस वक्त की मतलब एक पॉलिटिशियन की वीडियो थी, और मेरे वालिद साहब को आगे ना उसने बड़ा शौक से बताया कि जी देखें ये हमें मिल गया और इसको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बात आपने सुनी होगी पहले भी और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में भी बच्ची हैं और आपके घर में भी बच्ची हैं, यू डिस्ट्रॉय दिस एंड आई शुड नेवर सी दिस अगेन। तो ये होता है थोड़ा सा ज़र्फ जो होना चाहिए हमारे अंदर बर्दाश्त करने के लिए। हम छोटी छोटी बातों को अना का मसला बनाते हैं और फिर नहीं, अब उस तो चक्कर में बेटियों को माँ बाप की वीडियो भेज दी जाती है साहब। अब तो बेटियों को माँ बाप की वीडियो भेजी जा रही है। ज़र्फ तो हमारा यहाँ तक पहुँच गया है। सेनेटर 75 साल का, उसके कपड़े उतार दिए, उसको नंगा कर दिया, ये ज़र्फ हमारा यहाँ पे है। सहाफ़ियों को नंगा कर दिया, सियासतदानों को नंगा कर दिया, सर ज़र्फ यहाँ पे पहुँचा हुआ है। अरशद शरीफ पे 16 मुकदमात थे, ज़र्फ यहाँ पे पहुँचा हुआ है। साबिर शाकिर पे 9 मुकदमात हैं, 1 दर्जन मुकदमात समी इब्राहिम पे हैं, 22 मुकदमात मेरे ऊपर हैं, ज़र्फ यहाँ पे है। सर ये ज़र्फ की क्या बात करें सर? अब तो ये मैं बता रहा हूँ ना कि ये इसके पीछे देखिए एक गलत फहमी भी फैलाई जाने की कोशिश की जाती है। मैं बड़ा वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको ये पसंद भी ना आए, कि इस वक्त बेनिफिशरी कौन है। जितनी पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से दूरी होगी उसके नज़दीक कौन जाएगा। मतलब अगर देखा जाए कि इसके अंदर कौन कौन से प्लेयर हैं और क्या खेल रहे हैं, तो हमें ये सोच समझ के देखना चाहिए कि हम किस पे क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या हमारे पास कोई सबूत है कि नहीं है। अरशद शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, आप यकीन करें कि मेरे उस दिन मुझे रोना आ गया। जब मुर्जा भुट्टो, हमारा इतना इख्तलाफ उसके साथ, जिस दिन उसका हुआ, आप यकीन करें कि मेरी सारी फैमिली बैठ कर टीवी पे देख रही थी और सबके आंखों में आंसू थे, मेरे बच्चों समेत। तो इंसान के अपना अंदर भी एक दिल होता है, ये नहीं होता कि इख्तलाफ के अंदर या मुखालफत के अंदर आप इस हद तक बढ़ जाएं। मैं आज भी ये समझता हूँ कि जिसने भी साबिर शाकिर को वापस बुलाना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि तुम आओ और ये सारे मुकदमात जो है इनको ख़त्म करना चाहिए। देखिए, हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। हम जिस जिस दलदल के अंदर फंसते जा रहे हैं, हम अपने ही दुश्मन खुद बन गए। देखिए, दुश्मन की तो ये ख्वाहिश है। और 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या होती है जिसकी बार बार जिक्र की गया। ISPR के मुझे याद है उस जनरल गफूर साहब ISPR के थे, DG थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अदारों को और अवाम को दूर करने के लिए
ऐसी मतलब चीज़ें जो है वो सामने लाई जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इन चीज़ों से भी इज्तनाब करना, जितना जल्दी हम बैठ जाएं। असद कैसर साहब ने सही कहा कि जनाब मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाए। मैं कहता हूँ चले एक आधा माह आगे कर दें, ईद भी गुजर जाएगी, रमज़ान भी गुजर जाएगा, और जो चीज़ें तय करनी है बेशक जो जो रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, अगर वो असेंबली में बैठकर भी करने पड़े तो डेट दे दी जाए, तो आपस में बैठकर भी उनको तय किया जा सकता है। इस मुल्क को निकाले इसके अंदर से। यानी कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? लेकिन और मुल्क अगर को हमारी निकालने के देखिए लिए सब, जिद और अना छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ये मैं तो ये सोच कहता हूँ छोड़नी कि आप पड़ेगी कि हमारी असेसमेंट कभी देखिए, गलत नहीं हो सकती। ये सोच जो है इसको पीछे छोड़ना पड़ेगा कि हम कभी गलती नहीं कर सकते। और ये भी सोच छोड़नी पड़ेगी कि इनकी क्या औकात है कि ये हमें कहें कि हमसे गलती हो गई है। ये तो फिर सोचना पड़ेगा ना इजाजुल हक साहब देखिए कि इनकी आपकी क्या भी अना औकात है, है कि मेरी ये भी हमें अना है। कहें कि हम गलत कर सकते हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को। मैं कहता हूँ आपकी भी अना है, मेरी भी अना है, लेकिन अना जो है वो अपने से बेशक बालातर रखे, मुल्क से बालातर लेकिन तो ना मेरे ख्याल में रखेगा। मुल्क की इज्जत और सालमियत वो सबसे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सबसे बालातर वही है। असद कैसर साहब, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब उतर रहे हैं एयरफोर्स वन में से। सर एयरफोर्स वन को तो लगता है किराए की साइकिल बना लिया, जिसका दिल करता है बैठ जाता है। कभी उसमें वहां से एक मफरूर इश्तिहारी बैठता है, पाकिस्तान आगे के वजीर बन जाता है। कभी फजलुर रहमान बगैर किसी पोर्टफोलियो के एयरफोर्स वन से बाहर बरामद हो रहे होते हैं। ये क्या चल रहा है असद कैसर साहब इस मुल्क में? कोई है पूछने वाला? अच्छा, सबसे पहले तो मैं कमेंट्स करूँ, जो आप बात कर रहे थे, सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है, जो 1973 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर जो है ना मन अमल होना चाहिए। जो इदारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जो पैरामीटर है उसके अंदर जो है ना वो इदारे जो है ना अपना काम करे। अगर अरे इदारा जो है ना, प्रॉब्लम भी ये है कि पार्लियामेंट सबसे कमज़ोर है। पार्लियामेंट सबसे कमज़ोर है। एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अपनी बाउंड्री से निकला हुआ है। जुडिशरी जो अपने एक लेवल पे कर रही है। तो सबसे अहम बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मन अन तस्लीम करके उस पर अमल किया जाए। जो दूसरी बात आप कर रहे थे, देखिए सबसे पहले तो ये है कि मैं मौलाना फजल रहमान की बात आपने की ना, वो तो एयरफोर्स उसके वन बारे से में वही मैं वीडियो तो अभी मुझे देख तो रहा हूं। परेशानी ये है। ये सामने मौलाना साहब एयरफोर्स वन में से उतर रहे हैं। वाह वाह, अच्छा, वो क्या जबरदस्त सर, देखें जबरदस्त। एयरफोर्स वन, पाकिस्तान एयरफोर्स वन का तैयारा, मौलाना फजलुर रहमान साहब उतर रहे हैं। नीचे भी कुछ उलमा खड़े हुए हैं, उनके बेटे भी हैं साथ। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनके बेटे और लोग हैं, एयरफोर्स वन में से उतर रहे हैं। कमाल हो गया सर। ये मैं वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मकसद के लिए ये हुकूमत बनाई गई थी, बड़ा मकसद, देखें छोटे मोटे मकसद तो पूरे हो गए। NRO 2 मुकम्मल हो गया, गिरफ्तारियों से अवॉइड कर लिया बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर आ गए, वजारतें ले ली, केसों से जान छूट गई, नैब के पर काट दिए, सारा कुछ कर दिया। लेकिन एक बड़ा मकसद जो हासिल करना था PDM की हुकूमत ने, जो इनके वज़रा भी कहते रहे कि हम इस मकसद के लिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि एक बड़ा अहम मामला हमारे हाथ से हो जाए, वो मामला भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं हो पा रहा। कैसी बेबसी है, कैसी परेशानी है। और इस मौका के ऊपर अगर इंतखाबात की अनाउंसमेंट हो जाती है तो PDM के लिए इससे बुरी और कोई चीज़ नहीं होगी। आपको लगता है असर कैसर साहब कि PDM की 13 जमातें हैं, उनके साथ उनके सहूलतकार, पाकिस्तान का 95% मीडिया और पाकिस्तान की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, वो ये रिस्क लेगी कि इस वक्त इमरान खान को इलेक्शन दे दें? देखिए, सबसे पहले तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इनको इतना खौफ क्यों है। लेकिन उसने सारा अभी देख भी दिया कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें जिस तरह एक तरफा इलेक्शन हुआ, और हालांकि लोगों को पता है कि इमरान खान ने कोई वापस असेंबली में नहीं जाना, फिर भी जो है ना अल्लाह ने करम किया और जितना खुल के जो है ना हमारे साथ आए, और ख़ासकर कुर्ब में तो खान साहब गए भी नहीं। तो ये तो एक क्लियर मैसेज है। ये बेसिकली इमरान खान जो है ना कि जो नैरेटिव है वो आवाम में सराय कर गया है। आवाम को समझ आ गई है कि इमरान खान उसकी ज़बान बोल रही है। इमरान खान आवाम के साथ खड़ा है, आवाम इमरान खान के साथ नहीं, इमरान खान आवाम के साथ। मैं अभी
मतलब हमने जलसे किए हैं पूरी सूबे में। मैं तकरीबन 26 साल तहरीक इंसाफ में रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी क्राउड कभी नहीं देखी। यानी मैं जाऊँ या खटक साहब हो या हमारे साथ 2-3 और मिनिस्टर्स जो हम जा रहे थे, जिस जिस ज़िले में जाएं लोग आ रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। अच्छा, मैं जहाँ भी जाता हूँ इतना ज़्यादा आवाम में जोश और जज्बा मोहब्बत मैंने कभी नहीं देखा अपनी उम्र में। लेकिन ये जो इस वक्त खान साहब ने जो एक मजबूत स्टैंड लिया, जो उसने इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की बात की, जो इसने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई, तो अवाम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया। अभी ये डर रहे हैं। देखिए, लेकिन सवाल तो ये नहीं है ना जी कि ये इसलिए इलेक्शन नहीं कर रहे कि वो ये हार जाएंगे। भाई ये अवाम का हक है। अवाम जिसको मैंडेट दे, मुल्क किस तरफ जाएगा, मुल्क का क्या बनेगा। आप अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो उसके अलावा हल क्या है? हल सिर्फ ये है कि इलेक्शन हो जाए। और मैं आपको एक और भी बात बताऊं। सबसे पहले तो इस वक्त जो मसला है ना, देखिए मौलाना फजल रहमान की आप बात कर रहे थे, इमरान खान साहब ने ना अपने एहतसाब वाले बयानिए से बात आना है, ना उन्होंने अपने रूल ऑफ लॉ वाले बयानिए से बात आना है, ना उन्होंने आज़ाद खारजा पॉलिसी वाले बयानिए से पीछे हटना है। आज भी तकरीर में दो ही बातें वो करके गए हैं। एक वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ, एक कहते हैं आज़ाद खारजा पॉलिसी। रूल ऑफ लॉ पे जाएंगे तो फिर आपको तो हिसाब लेना पड़ेगा जिन जिन लोगों ने रिजीम चेंज किया पाकिस्तान में, फिर आपको एहतसाब करना पड़ेगा वापस सारे लोगों का। तो जब उन्होंने जेलों में ही जाना है तो वो क्यों इंतखाब करवाएं? यानी उन्होंने या तो मुल्क का हल देख लें या खुद जेलों में चले जाएं। ये तो हमारे मंशूर का हिस्सा है। हमने तो 26 साल पहले कहता है कि इंसाफ आम, एहतसाब सर आम। एहतसाब का नारा, इंसाफ का और बैलेट का तो हमारा मंशूर का हिस्सा है। इससे हम किसी भी सूरत में जो है ना पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक बात हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि किसी के खिलाफ जो है ना, आप देख रहे कि हमारे दौर में जो हो रहा था, हमने किसी के खिलाफ केसेस नहीं बनाए। वही केसेस थी जो इसके खिलाफ पहले से बनी हुई थी। हमने जो भी किया, जो भी इकदाम की, यानी हमने इनको मार्च करने दिया, पीपल पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए आई, उसको सहूलत दी गई। मौलाना 2-3 दफ़ा उसको सहूलत दी गई, कोई रुकावट नहीं डाली गई। हमने फिर भी कानून के अंदर रहते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा। अभी ये जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह कर रहे हैं, जिस तरह डर और खौफ से, हम फिर भी कहते हैं कि हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, जिसने मुल्क का पैसा चोरी किया है, जिसने मुल्क के साथ बददियानती की है, इसकी किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं होगी। किसी को नहीं दिया जाएगा। एक एक पैसे का, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। ये इस मुल्क की, इस कौम की, इस अवाम की अमानत है। ये किसी की ज़ाती जागीर नहीं है। तो इस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ होगा। लेकिन कानून सबके लिए एक। और अभी जो हमें प्रैक्टिकली हमने देख लिया, क्योंकि आपको पता है कि हमारी हुकूमत भी कमज़ोर हुकूमत थी। हमारे पास एलाइज थे। हम जब हमारे पास जो 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, हम जो कानून साजी करना चाहते थे वो कानून साजी हम नहीं कर सके, क्योंकि अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होती थी। हमारे पास वो तादाद नहीं थी। इवन हम आम कानून साजी भी करते थे तो हमें ब्लैकमेल हो जाते थे। वहाँ जो है ना सारे तो हम नहीं कर सकते थे। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे। और जो हमारा मंशूर है, एहतसाब, मेरिट का नाम और रूल ऑफ लॉ, इंशाअल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कल हम इसके ऊपर भी पता करेंगे कि लोगों की राय क्या है 26 तारीख के बारे में। कल लोगों की राय अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मैं सिर्फ जाते जाते एक चीज़ एजाजुल हक साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि तोशाखाना के अंदर से तो नवाज शरीफ साहब बहुत सारा सामान लेकर गए, गिलानी साहब बहुत सारा सामान लेकर गए, परवेज मुशर्रफ साहब लेकर गए, सबसे ज़्यादा तहाइफ शौकत अजीज़ साहब लेकर गए। लेकिन ये एक घड़ी पे आके हम क्यों अटक गए हैं पूरा का पूरा पाकिस्तान? इसका सादा सादा अगर हम कहें तो मतलब क्या निकलता है? देखिए, इसका सादा मतलब ये निकलता है कि जिसने अपना खाते खोल के सबको दिखा दिए वो फंस गया। जो छुप के मामला करता रहा उसका पता ही नहीं लगा। ये 90% चीज़ें तो तोशाखाना में जाती नहीं थी। ये खान साहब थे जिन्होंने हर चीज़ तोशाखाना में देकर और उसके बाद ली। मतलब कम से कम अपने पैसों से ली या जिस तरह भी वो पैसे आए उससे ली। कोई चोरी करके तो नहीं ले गए। यहाँ तो आप देखेंगे सलाब जदगान के पैसे भी खा गए सारे। और कितनी गाड़ियाँ, कितने तोहफे मिला तो ये एक घड़ी निकाल ली है। हाँ, घड़ी का भी क्या निकलेगा? घड़ी में से कुछ नहीं निकलेगा। जो निकालना है निकाल लें। मैं सिर्फ आखिर में एक आखिरी सवाल सर मेरा, उसका जवाब दे दें। आपका जरा तजर्बा भी है सर। जरा छोटा सा एक सवाल, लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। सवाल ये है सर कि
जो आज सीनियरिटी लिस्ट है पाकिस्तान की फौज की वो कंसिडर होगी, या जो 29 नवंबर को आर्मी चीफ की रिटायरमेंट वाले दिन सीनियरिटी लिस्ट होगी वो सही लिस्ट कंसिडर होगी? सर मुझे जरा आप बता दें, आपका जरा फोर्सेस के साथ बड़ा उठना बैठना है। रूल्स एंड प्रोसीजर में जो है आर्मी एक्ट में जो है, जो सीनियर मोस्ट होगा ऑन 29th of November, he will be the one who will be considered. ठीक है सर, ये क्लिप हम कटवा के मियां साहब को भी भिजवा देंगे लंदन में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।